नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम का। इकोनॉमिकम में 3 बड़े हिस्से। पहला हिस्सा अर्थात जो अंशुमान जी जिसकी नई किस्त लेकर आ गए हैं। इस बार का अर्थात बेहद रोचक, कई तरीके की बातें समझाने वाला, बताने वाला, और आपको भी ये समझ में आएगा कि जो कुछ घट रहा है इस समय दुनिया की कूटनीति में, राजनीति में, उसके तार दरअसल कहाँ कहाँ तक जुड़े हो सकते हैं जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अर्थात के बाद इनकम की बात आज बड़ी खास, अब तक ऐसी बात नहीं हुई, कुछ खास घटा है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाबों में 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल आए हैं और वो ऐसे सवाल आए हैं जो भारत के पूरे बजट का मर्म अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसा मान लीजिए इन सवालों के जवाब में भी आप छोटे मोटे इकोनॉमिकम का रस ले सकते हैं। तो ये सवाल भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके जवाब सुनिएगा। और चलते चलते अंशुमान जी बताने वाले हैं आज एक बेहद खास किताब के बारे में जो वो पढ़कर अभी अभी ख़त्म कर पाए हैं। क्या उस किताब में खास है, वो कौन सी किताब है, वो जो चाहते हैं कि उनके फॉलोअर, उनके दर्शक, उनको सुनने वाले पढ़ें, तो वो किताब के बारे में उनसे इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में जानेंगे। तो शुरुआत अब जैसे मैंने आपसे कहा अर्थात पे करते हैं। आपको ध्यान होगा इकोनॉमिकम में हमने लिथियम पर बात की थी, ठीक है। तो लिथियम एक रेयर अर्थ है, लिथियम एक बड़ा खनिज पदार्थ है, बड़ा कीमती पदार्थ है। हमने आपको बताया था कि ईवी की बैटरी में कैसे उसकी ज़रूरत होती है, कैसे होड़ लग गई है पूरी दुनिया में। आज हम आपको लिथियम के दरअसल पूरे परिवार से मिलवाएंगे। उनके पूर्वज कौन हैं, उनके परिवार में कौन है, फर्स्ट कज़न कौन है, जितने भी रेयर अर्थ हैं, दरअसल इसकी दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कैसे उठापटक मचा रही है, इसकी दुनिया कैसे दुनिया में 2 देशों के जो धुर विरोधी होते हैं कई बार और उसकी वजह से दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के आने जाने लगते हैं, बाजी पलट जाती है। कितने महत्वपूर्ण है ये रेयर अर्थ, कौन से हैं ये रेयर अर्थ, इसके बाजार में किसका दबदबा है, कैसे आने वाले दिनों में इसकी ज़रूरत बढ़ने वाली है और पूरी दुनिया में दरअसल घट क्या रहा है। तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि आज बात रेयर अर्थ की करते हैं और बात शुरू हम जहां से कर रहे हैं वो कर रहे हैं अंशुमान जी एक राजनयिक की बात बता रहे हैं, एक डिप्लोमेट की बात बता रहे हैं। वो क्या कहता था सर? इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। राजनयिक की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन और कार्यक्रमों को कवर करते हुए डिप्लोमेट से बातचीत स्वाभाविक सी बात है हम पत्रकारों के लिए। तो ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसको कवर करते हुए मैं एक डिप्लोमेट के साथ बैठा हुआ था। तो हम लोग अखबार की दुनिया के, मीडिया की दुनिया के लोग हैं, तो हम उस तरीके से चर्चा करते थे। तो काफ़ी बड़े तपे हुए राजनयिक थे और भारत के नहीं बल्कि विदेश के थे, किसी दुनिया के देश के थे। तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे ऐसे पूछा सामान्य उत्सुकतावश कि बाहर तो आप जो हमें बताते हो वो हम लिखते हैं, आपके अंदर जो क्लोज डोर मीटिंग होती हैं, जिन बैठकों को बहुत गोपनीय कहा जाता है, जिनमें चर्चाएँ होती हैं, उनका मजमून तो आप हमें कभी नहीं बताएंगे, पर उसमें चर्चा सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर होती है? कुछ तो एजेंडे से बाहर भी चर्चा होती होगी, जो एजेंडा है उसके अलावा होती है। तो उन्होंने कहा, बहुत मस्त और मजाकिया डिप्लोमेट थे, तो उन्होंने कहा आपको मालूम है हमारी अंदर की बैठकों में सबसे ज़्यादा ठहाके किस बात पे लगते हैं? जो बाहर आप लोग लिख रहे होते हैं उस पर, या जो बाहर मीडिया में छप रहा होता है उस पर लगते हैं। क्योंकि आप जो लिख रहे होते हैं और जो हम भीतर बात कर रहे होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उन्होंने कहा कि जो लोग डिप्लोमेसी, आप लोग जो डिप्लोमेसी को करीब से देख रहे हैं हम लोग, और हम भी जो लोग डिप्लोमेसी में इतने समय से काम कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का पूरा मामला बेहद पेचीदा है। ये डिप्लोमेसी एक ऐसी शय है जिसमें दोनों हिस्सों को ये पता होता है कि कौन गलत है। यहाँ दो पक्ष आमने सामने बैठे होते तो उनको पता होता है कि गलती किसकी है, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि दोनों ही खुद को जीता हुआ बताएंगे। दोनों जब उस बैठक से बाहर निकलेंगे, दोनों को पता है कि गलती किसकी है, लेकिन दोनों कहेंगे कि दोनों एक साथ हैं। और इसी को डिप्लोमेसी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुहावरा इसी से निकला है, विन विन सिचुएशन। 2 लोग नहीं जीत सकते किसी भी जंग में, जीतेगा एक ही, लेकिन ये जो विन विन सिचुएशन है ये इसी से निकलती है। अब आप कूटनीति पे इस समय जब सुर्खियां बनती हैं, आपके सामने निकलती हैं, अनोखी अनोखी अजीबोगरीब सुर्खियां बनती हैं। न्यूज़ रूम्स की तरफ देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ एकदम तत्काल युद्ध के सीमा तक चला जाएगा। याद कीजिए नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा, पूरा दुनिया ऐसा लगता था जैसे नैन्सी पेलोसी के जहाज़ को ट्रैक कर रहा है। लोगों ने ट्रैकर खोल लिए थे अपने मोबाइल पे जब नैन्सी पेलोसी का जहाज़ ताइवान के लिए जा रहा था। लग रहा था कि बस नैन्सी पेलोसी के जहाज़ पर चीन मिसाइल ठोंक देगा,
चीन अभी ताइवान पर हमला कर देगा। अब साउथ चाइना सी में जंग हो जाएगी। साउथ चाइना सी का कोना कोना नाप डाला था दुनिया के न्यूज़ मीडिया ने कि यहाँ से मिसाइल चलेगी, यहाँ ये जहाज आएगा, यहाँ ये आएगा। अब क्या हुआ? बीते 2 महीनों में अमेरिका के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन और वित्त मंत्री जेनेट येलेन चीन की यात्रा कर चुके हैं 2 महीने के भीतर। 2 सबसे बड़े मंत्री, पहले एंथोनी ब्लिंकन गए मिलने बीजिंग में और उसके बाद जेनेट येलेन मिलने गई। आप उन सुर्खियों पे दीवाने हैं जो भारत में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका की, उन्होंने बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा था। आपको लगा कि बहुत बड़ा बयान था। नहीं, ये जिस वक्त बयान दिया जा रहा था उस वक्त ये भी तय हो चुका था कि अगस्त के अंत में अमेरिका की जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जिना रोमोंडो, उनको भी बीजिंग जाना है। बिल्कुल। यानी जब अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के मुखिया को तानाशाह बता रहे थे, उसके ठीक 3 दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री बीजिंग से मिलकर लौटे थे और उस दौरान उसके बाद जेनेट येलेन चाइना गई और अब यहाँ से कॉमर्स मिनिस्टर भी चीन जा रहे हैं। अब आप एक बार अगर पीछे जाकर ताइवान में नैन्सी पेलोसी की यात्रा के समय दुनिया में जो चर्चाएं चल रही थी, आज भी जो चर्चाएं चल रही उन्हें और इन यात्राओं को देखें तो मुझे जब वो डिप्लोमेट जिनसे मेरी बात हो रही थी उनकी बात समझ में आती है कि उनकी अंदर खाने बंद कमरा बैठकों में ठाके क्यों लगते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या होता है चल रहा है और उसके पीछे अब क्या हो रहा है, इसकी तरफ हम आपको ले चलते हैं। सर, अगला सवाल मेरा यही है, जैसा आपने कहा विदेश मंत्री, फिर वित्त मंत्री, अब वाणिज्य मंत्री, ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के तमाम नेता शी जिनपिंग के दरबार में जाके हाजिरी लगा रहे हैं? हाँ, और अगर आप भारत के मीडिया की माने या बाकी लोगों की मीडिया माने तो चीन तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। चीन से तो दुनिया में किसी को कोई रिश्ता ही नहीं है। चीन ने तो अपने आप को बिल्कुल किनारा कर लिया है। मगर स्थिति ये थी कि जब 1 महीने पहले, करीब 20 दिन पहले, जेनेट येलेन शायद अपना बैग पैक कर रही होंगी चीन जाने के लिए, तैयारी चल रही होगी जब जेनेट येलेन ने चीन जाने की यात्रा का बैग पैक करना शुरू किया था। उस समय जबकि वो आ रही थी, उनके स्वागत की तैयारियां बीजिंग में हो रही थी, तो बीजिंग ने चीन से निर्यात होने वाले 2 महत्वपूर्ण मिनरल्स, खनिज और 36 और उसके साथ के सामान थे, इनके ऊपर निर्यात पर रोक लगा दी कि अमेरिका को नहीं बेचा जाएगा। सोचिए आप कि अमेरिका का वित्त मंत्री बीजिंग आ रहा है, बीजिंग में उसके स्वागत की तैयारी चल रही है और उसी बीच चीन ने उन चीज़ों के निर्यात पर रोक लगा दी। ये वो सामान थे जो अमेरिका के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए और मिसाइल कार्यक्रम के लिए बेहद ज़रूरी है। अमेरिका को अगर मिसाइल बनानी है तो उनको इन सामानों की ज़रूरत है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। यानी जब जेनेट येलेन जहाज में बैठकर उड़ी होंगी तब तक उन्हें बीजिंग में एक और चुनौती उनके सामने आ गई होगी कि उनको न केवल जाके शी जिनपिंग को और उनकी सरकार को समझाना है, बल्कि जो नई पाबंदी सर पे आ गई है इसका भी समाधान निकालना है। चीन ने किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई और क्यों ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसे नाम आपके सामने आएंगे इसमें जिनके नाम शायद आपने कम सुने होंगे अगर आप मिनरल्स की दुनिया से परिचय नहीं रखते। क्या ऐसा हुआ जिसके कारण, जैसा कि शुभम ने कहा, कि अमेरिका के मंत्री चीन के दरबार, शी जिनपिंग के दरबार में हाजिरी क्यों लगाने लगी? अचानक वो जिससे आंख में आंख मिलाकर बाइडेन बात करने को तैयार नहीं थे, वहाँ 2 महीने के भीतर पूरा का आधी से ज़्यादा टॉप कैबिनेट बीजिंग की यात्रा कर रही है लगातार तेजी से। ऐसा क्यों हो रहा है? हुआ ये कि कूटनीतिक हलकों में सबको पता है, सबके पास जानकारी है, जो लोग करीब से इसे फॉलो कर रहे हैं, कि चीन ने एक बड़ी मजबूत पेशबंदी की है और अब लगभग वाशिंगटन घुटनों पर है उस पेशबंदी के कारण। उस पेशबंदी की वजह से अमेरिका को अपना पूरा नज़रिया चीन के प्रति बदलना पड़ा। अगर आप मई की सुर्खियां देखें दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की और विशेषज्ञों के लेख देखें और टिप्पणियां देखें तो चर्चा थी अमेरिका और चीन की डीकपलिंग की, यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, रिश्ते बिल्कुल नहीं रखे जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, कंपनियों को वापस बुला लिया जाएगा। और यहाँ चीन ने एक नई पेशबंदी शुरू की और इसके बाद अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक कई सारी चीज़ें एक साथ बदल गई हैं दुनिया में। दरअसल दुनिया में भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग जिन खनिजों पर निर्भर होगी उन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। उसमें कई सारे खनिज हैं जिनके नाम आपको बताएंगे। दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जिन चीज़ों पर से केंद्रित होगी, ये उस पर नियंत्रण की खींचतान है।
भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति इन्हीं के आधार पर आएगी। और इन रेयर अर्थ में, इन खास किस्म के मिनरल्स में चीन ने अकूत ताकत जुटा ली है और ये दुनिया की आंखों के सामने हुआ, दुनिया को अब समझ में आया कि ऐसा हो रहा है। और ये वजह है कि अमेरिका के मंत्रियों को चीन की परिक्रमा करनी पड़ रही है। तो सर, ये कौन से मिनरल्स हैं और ये क्या वाकई इतने दुर्लभ या इतने कीमती हैं कि अमेरिका जैसे देश को चीन के यहाँ जाना पड़ जाए? हाँ, और ये खजाना दुर्लभ है। अगर आपसे कोई पूछे इस समय दुनिया में सबसे कीमती क्या है तो आप कहेंगे कि सोना कीमती है, डायमंड कीमती है, तेल कीमती है, पर इनकी होड़ का इतिहास पुराना हो गया। डायमंड देखने के लिए है, उसका कोई औद्योगिक उत्पादन नहीं है। सोने की मांग एक वैल्यूएबल एसेट्स के तौर पर है। तेल की होड़ की जगह तेल के विकल्प में बहुत सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। अब दुनिया को 17 मिनरल्स की दरकार है, 17 ऐसे कीमती मिनरल्स की दरकार है, 17 ऐसे खनिजों की दरकार है जिनकी लंबी इस 17 की फहरिस्त के बिना भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। जिस दुनिया की तरफ हम देख रहे हैं आज से 10 साल या 5 साल बाद या 6 साल बाद, हमें जो डिवाइस चाहिए, चाहे हमारे हाथ का मोबाइल हो या हमारे पास लैपटॉप हो या हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या मिसाइल्स को आकाश में भेजना हो या सैटेलाइट बनाना हो, इनके बिना उनका काम नहीं चल सकता। अब इन 17 खनिजों की जो परिवार है, जिस परिवार में आप लिथियम का नाम जानते हैं, कोबाल्ट का नाम जानते हैं, मैग्नीज का नाम जानते हैं, ग्रेफाइट का नाम जानते हैं, ये थोड़े से कम मिलने वाले खनिज हैं पर इनका नाम आप जानते हैं। लेकिन इनके अलावा इसमें बहुत सारे और खनिज हैं, कुछ नाम भी हम आपको बता रहे हैं, कम सुने हुए नाम हैं और आप इन दुर्लभ खनिजों का ग्राफिक देख सकते हैं। इनमें लैंथनम है, इसमें सेरियम है, इसमें प्रेसोडाइनियम है, इसमें नियोडाइनियम है, इसमें प्रोमेथियम है, इसमें सेमेरियम है, इसमें थुलिमियम है, टर्बियम है, जर्मेनियम है, गैलिमियम है, आदि आदि करके बहुत सारे खनिज इसमें हैं। ब्रुकिंग्स ने अपनी स्टडी में बताया कि अगले कुछ सालों में, अगले 3 ही 4 सालों में इन खनिजों की मांग 400 से 600% तक बढ़ जाएगी। 400% से 600% की ग्रोथ आएगी। अब मांग की गणित समझना है तो ये चित्र ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये सेंटर फॉर क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी की ताज़ी रिपोर्ट है, उसमें ये ग्राफिक प्रकाशित हुआ। इस ग्राफिक को ध्यान से देखिए। आपके सामने ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्राफिक है। ये कार दरअसल मिनरल कार है। ये लोहे, स्टील या प्लास्टिक से बनी कार नहीं है। एक पारंपरिक कार जिसमें आप चलते हैं इस समय दुनिया में जो लोग चलते हैं, उसको बनाने में केवल 35 खनिजों का इस्तेमाल होता है, उसमें केवल 35 मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो वाहन आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसमें 200 तरीके के मिनरल्स लगते हैं एक साथ। 200 तरीके के मिनरल्स के साथ ये बनता है और इसके अलग अलग हिस्से में कौन कौन से मिनरल्स हैं आप इस स्क्रीन पर रोक के देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से मिनरल का इस्तेमाल होता है। ये बात केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ही नहीं, जिस पर दुनिया में काफ़ी निवेश हो रहा है, खर्च हो रहा है, सरकारें सब्सिडी दे रही हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी कर रही हैं। केवल यही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, ऊर्जा उत्पादन जिसकी तरफ दुनिया जा रही है, जिसमें कि क्लीन फ्यूल की ज़रूरत है, कार्बन रहित फ्यूल की ज़रूरत है, इसके लिए जिन मशीनों की ज़रूरत है, उसके लिए 1 दर्जन और डिफरेंट दुर्लभ खनिजों की रेयर अर्थ की ज़रूरत है। आपके सामने एक क्लीन एनर्जी में जो जितने मिनरल्स लगाए जाते हैं उसका चार्ट दिखाई दे रहा है आपके सामने साइड में लिस्ट है। लिथियम, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, जिंक। ये पावर जनरेशन को लेकर, ऑफशोर विंड पावर जनरेशन, सोलर, न्यूक्लियर, इन सारी चीज़ों के लिए इन खनिजों की ज़रूरत है। अब इसमें दुर्लभ खनिजों में अगर आप ध्यान से देखें शुभम, तो लिथियम और कोबाल्ट और ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्रेफाइट बैटरी के लिए ज़रूरी है। इनके बिना ईवी में चलने वाली बैटरी नहीं बन सकती। जबकि टर्बियम, ड्राइप्रोसियम, नियोडाइनियम ऐसे मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेटिक मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए। इनके बिना आप विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जो ऊर्जा संचित करते हैं उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो ये खास किस्म के रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जिनकी ज़रूरत है। जबकि गैलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसका इस्तेमाल मिसाइल और अंतरिक्ष उपकरणों में होता है क्योंकि वहाँ हीट काफ़ी होती है। ये एक और रेयर अर्थ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी बताया अपनी ताज़ी रिपोर्ट में कि 2040 तक दुनिया में लिथियम की मांग 13 गुना बढ़ेगी, 13 टाइम्स बढ़ेगी। अब भारत में भी लिथियम की खोज और उसके उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है। अभी रेयर अर्थ की जो सूची भारत में आई है उसमें लिथियम शामिल है। ग्रेफाइट की डिमांड 8 गुना बढ़ेगी, निकल की डिमांड 7 गुना बढ़ेगी और कोबाल्ट की मांग कम से कम 6 गुना बढ़ेगी 2040 तक। माइनिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पढ़ रहा था रेयर अर्थ के संदर्भ में, जिसमें यह बताया गया है कि
इस पूरी डिमांड के लिए दुनिया में 300 नई खदानें खोद शुरू करनी पड़ेंगी। इन सामानों की, इन रेयर अर्थ की 300 नई खदानों में उत्पादन शुरू करना होगा। लिथियम पर हम विस्तार से आपसे बात कर चुके हैं। वो इकोनॉमिकम के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, और यहाँ हम उसे प्लेलिस्ट में लगा भी रहे हैं। सबसे ऊपर ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं उसे। इसके बाद जिसमें हम इकोनॉमिकम में आप लिथियम की कहानी एक साथ समझ सकते हैं। चूँकि लिथियम की अकेले अपने आप की कहानी काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए हमने लिथियम से पहले विस्तार से बात की थी। अब तकनीकों का भविष्य जिन चीज़ों पर निर्भर है, जिन खनिजों पर निर्भर है, जिस धरती से निकले जिस खजाने पर निर्भर है, उसे लेकर पूरी दुनिया की कूटनीति में एक बड़ी करवट आई है। और ये उस करवट का नतीजा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के वित्त मंत्री और अमेरिका के तमाम नेता बीजिंग की परिक्रमा कर रहे हैं। सर, लेकिन बीजिंग की क्यों कर रहे हैं? आपने कहा कि चीन ने बड़ी अकूत ताकत जुटा ली है, अब अमेरिका भी यात्रा चीन की कर रहा है। खनिजों में तो और देश भी दुनिया के जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, कनाडा जाना जाता है। फिर चीन ने ऐसी क्या ताकत जुटा ली, उसको कैसे समझा जाए? अनोखा मुल्क है चीन कई मामलों में। जब आप हमारे इकोनॉमिका में चर्चा सुनते होंगे कई बार, तो आपको लगता होगा, लेकिन कई मामलों में चीन बेहद अनोखा मुल्क है। दुनिया में बेहद अजीब ढंग से चीन ने अपनी ताकत को बढ़ाया है। आपको ये आंकड़ा जब हम बता रहे हैं, इसको देखकर आप चौंकेंगे कि रेयर अर्थ के मामले में चीन कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। सेंटर फॉर क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी की रिपोर्ट बताती है, चार्ट आपके सामने देखिए। दुनिया में दुर्लभ खनिज जितने हैं, जितने भी रेयर अर्थ हैं, उन पर चीन की मोनोपोली है। कंपटीशन तो छोड़ ही दीजिए, पूरा एकाधिकार, एक कंप्लीट मोनोपोली है। चीन के पास 60% से ज़्यादा प्रोडक्शन क्षमता है और 100% से ज़्यादा प्रोसेसिंग क्षमता है। प्रोसेसिंग पर हम आगे बात करेंगे। ये रेयर अर्थ के जो उत्पादन का पूरा चार्ट है वो ध्यान से देखिए। इसमें जो पूरा का पूरा लाल पहिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सब चीन का पहिया है। यानी इस पूरे हिस्से में अधिकांश, दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा रेयर अर्थ का, चाहे वो चीन के भीतर है या दुनिया के किसी भी अन्य देश में भी वो खदानें, उन पर भी चीन का एकाधिकार है। चीन ने वो खदानें खरीद रखी हैं। ये खनिज तो जमीन के भीतर है। इसके अलावा जहाँ दुनिया में चीन की ज़मीन के बाहर भी जहाँ खदानें, उनमें भी चीन के पास चीन का एक अधिकार है। और इसलिए इस ग्राफिक से आपको ये दिखाई देता है। केवल चीन ही नहीं, कनाडा में भी काफ़ी अफरा तफरी मची है। कनाडा में एक ताज़ा मामला सेसियम को लेकर अभी सामने आया। सेसियम एक ऐसा मिनरल है जिसका इस्तेमाल 5G फ़ोन में, ग्लोबल सैटेलाइट में, एयरक्राफ्ट गाइडेंस सिस्टम्स जो एयरक्राफ्ट्स में, विमानों में लगाए जाते हैं, ऑयल और गैस के जो ड्रिलिंग उपकरण बनाए जाते हैं जिससे ज़मीन के भीतर जाकर ड्रिल किया जाता है, उसमें सेसियम नाम के खनिज का, रेयर खनिज का इस्तेमाल होता है। इस कनाडा की सरकार को जब तक पता चलता तब तक चाइना की एक कंपनी सेसियम की माइन का टेक ओवर कर चुकी थी, खरीद चुकी थी। सेसियम की माइन उसके पास चली गई थी। कनाडा को जब ये लगा कि ये तो रश शुरू हुआ है सेसियम का और रेयर अर्थ का, और हमारे ज़मीन के नीचे भी सेसियम मौजूद है और हमको चाहिए, तो कनाडा की सरकार को बाकायदा दखल देकर अब इस कंपनी में चीन की कंपनी को अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए मजबूर करना पड़ा। यानी चीन की कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी डाइवेस्ट की कनाडा की सरकारी कंपनी के पास, जो कनाडा की पावर मेटल कंपनी, उसमें पावर मेटल कंपनी को हिस्सेदारी देनी पड़ी। नहीं तो ये पूरी की पूरी खदान और पूरा का पूरा उत्पादन चीन के हाथ में था। और आपको जान के आश्चर्य होगा शुभम कि ये दुनिया की अकेली खदान होगी ऐसी सेसियम की जिस पर चीन का कंट्रोल नहीं होगा। यानी सेसियम की दुनिया में जितनी माइंस इस समय सब पे चीन का नियंत्रण है। ये अकेली थी जिसमें कनाडा ने लड़के चीन की कंपनियों को कन्विंस करके थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी सरकार, अपने देश की कंपनी को दिलवा दी। इस खनिज के सारे भंडार, सेसियम के सारे भंडार दुनिया में चीन के पास हैं। चीन ने क्या किया कि जब तक दुनिया के देश पता नहीं क्या क्या और दूसरे काम कर रहे थे, चीन ने अपनी सरकारी कंपनियों की मदद से, अपने बैंकों की मदद से, अपने विदेशी मुद्रा भंडार की मदद से पूरी दुनिया में खनिजों की, दुर्लभ खनिजों की खदानें खरीद रखी हैं। ये दुनिया में दुर्लभ खनिजों का एक चार्ट है कंप्लीट कि ये कहाँ कौन से पाए जाते हैं, उनका चार्ट है। इसमें चीन और रूस के पास सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इनको लेके, कि चीन दुनिया में, ये पूरी रूस तक की सारी खदानें चीन के पास परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चीन के नियंत्रण में है। कि चीन दुनिया में सबसे कीमती खनिजों पे किस तरह से कब्जा किए हुए, और यही उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप है या उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग ताकत है, जिसके कारण दुनिया में भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग पर परोक्ष रूप से उसका नियंत्रण होता दिखाई दे रहा है। पहले तो आप देखिए कितनी दुर्लभ हैं, उसके बाद ये देखिए कि उन पर कब्जा अभी सिर्फ चीन का है। सर अच्छा चलिए, जब क्योंकि दुनिया में और जगह भी निकल रही हैं, चीन का भले उन पर कब्जा हो, अगर कुछ ऐसे देश हैं जिनकी अपनी खदान में से निकल भी है, खनिज में से निकल भी आए, उन्होंने खदान करा और
निकाल भी लिया, तो क्या प्रोसेसिंग के लिए भी उनकी निर्भरता चीन पर है? हाँ, और दूसरी बड़ी चुनौती यही है कि जैसे कनाडा है या अमेरिका है, जहाँ जहाँ चीन दुर्लभ खनिज जिनके पास हैं भी, एक तो इनका मिलना बहुत दुर्लभ है, तो जिन जिन देशों के पास है भी उनके पास प्रोसेसिंग नहीं है। इसकी प्रोसेसिंग बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उनको निकालना आसान नहीं है। ये जिस स्वरूप में या जिस तरह से ज़मीन के भीतर से निकलते हैं, इनको साफ करके प्रोसेस करके इनको उपयोग के लायक बनाने में ह्यूज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट होता है, और इनसे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कई सारे मामले में तो उनके निकालने की भी तकनीकों की ज़रूरत होती है। अब आपको एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया में कुछ माइंस हैं, उनमें नियोडायनियम और प्रेजोडायनियम निकाला जाता है। ये बहुत ही रेयर अर्थ है। इसका इस्तेमाल हाई एंड बैटरी बनाने के लिए और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने के लिए होता है। पर यह पूरा का पूरा खनिज निकलता कैलिफोर्निया से प्रोसेसिंग के लिए चीन जाता है, और ये पूरा खनिज अपने रॉ फॉर्म में चीन को एक्सपोर्ट किया जाता है, और चीन इसको प्रोसेस करके वापस अमेरिका को भेजता है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स चीन में लगी हुई हैं। दुनिया की 60 से 100% के आसपास जितना भी बैटरी मिनरल है, जो कहीं से भी निकलता हो, वो रशिया से निकल रहा हो या कनाडा से निकल रहा हो या अफ्रीका से निकल रहा हो और ऑस्ट्रेलिया से निकल रहा हो, उसकी 60 से 100% तक प्रोसेसिंग चीन में ही होती है। वो चीन ही जाएगा, चीन से प्रोसेस होकर आएगा। ये आप चार्ट देखिए कि जो बैटरी कैपेसिटी है दुनिया में, उसमें चीन का हिस्सा कितना बड़ा है। चीन का हिस्सा अभी 79% है, 2026 में माना जा रहा है कि 71% होगा। 2031 तक भी चीन 60 से 67% की कैपेसिटी बैटरी में रखेगा। जबकि आप देखिए इस ग्राफ में अमेरिका का और यूरोप का और एशिया का हिस्सा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, लेकिन चीन 2031 तक इतनी कैपेसिटी क्रिएट कर चुका है कि बैटरी मार्केट में जिसको कार में बैटरी लगानी होगी या ईवी की ज़रूरत होगी, वो चीन के बिना चल नहीं सकता, उसको आगे चलने की ज़रूरत नहीं। इसलिए अमेरिका को चीन के दरबार में पहुंचना पड़ा या चीन से रिश्तों को बेहतर करना पड़ा। तो चीन की कंपनियों ने, चीन ने क्या किया शुभम, कि चीन ने पिछले 20 सालों में अपनी कंपनियों को प्रोसेसिंग क्षमताएं बनाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया, सब्सिडी दी, काफ़ी सब्सिडी दी, काफ़ी फंड्स दिए, और इसलिए जहाँ जहाँ खदान नहीं थी वहाँ के भी रेयर अर्थ चीन पहुँचने लगे, क्योंकि जहाँ से खदान से रेयर अर्थ निकलता था वहाँ उनके देशों ने प्रोसेसिंग कैपेसिटी बनाने में निवेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों के पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। अब ये रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, बाय रीज़न देखिए कि रेयर अर्थ की जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी और प्लांट और एग्जिस्टिंग है। चाइना की स्थिति देखिए, चाइना में जो 200,000 मीट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी है जो रिसाइकिल करते हैं ये। अब अगर आप गौर से देखें तो दुनिया में खनिजों की पूरी सप्लाई चेन, रेयर अर्थ की दुर्लभ खनिजों की पूरी सप्लाई चेन, जिसमें प्रोडक्शन, जिसमें माइनिंग, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, ये सब चीन के सीधे नियंत्रण में है। यानी जो भी भविष्य की तकनीकें आएंगी ई व्हीकल की, इस पर चीन का नियंत्रण होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अब जैसा आपने एक बात और कही कि आने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग क्रांति है वो भी इन्हीं पर टिकी होगी, वो कैसे? हाँ, क्योंकि अब हम मैन्युफैक्चरिंग क्रांति के अगले दौर में जा रहे हैं। पहला दौर आप मशीनों का था, फिर दूसरा दौर कंप्यूटर का था, पर तीसरा दौर वायरलेस सैटेलाइट और क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल एप्लीकेशन का था। स्टील, सीमेंट, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग अब पुरानी हो गई। अब उनकी सप्लाई लाइन बन चुकी। कपड़े बनाने की इकाइयाँ बहुत जगह मौजूद हैं, बाकी स्टील की फैक्ट्रियाँ सब जगह। अब एक नई सप्लाई लाइन दुनिया में तैयार हो रही है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। उस सप्लाई लाइन में क्या होगा? उस सप्लाई लाइन में सेमीकंडक्टर्स होंगे, उस सप्लाई लाइन में हाई मैग्नेटिक फैसिलिटीज़ वाली बैटरीज वाले इक्विपमेंट्स होंगे जो आपको हाई टेक इक्विपमेंट्स में लगाने होंगे। उसमें सप्लाई लाइन में सबसे बड़ा हिस्सा बैटरीज का होगा, उन बैटरीज से चलने वाले इंजन्स का होगा। बहुत सारे ऐसे गैजेट और डिवाइसेस होंगे जिनमें लंबे समय तक प्रोसेसिंग की स्पीड होगी, क्षमता होगी, और स्मार्ट फोन, स्मार्ट हाउस, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट रोड, स्मार्ट ट्रैफिक, जितना भी स्मार्ट एक्टिविटी, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स आपके आसपास आ रहे हैं, उन सब के लिए ये दुर्लभ खनिज जो रेयर अर्थ हैं, इनकी ज़रूरत है स्मार्ट बनाने में चीज़ों को। तो ये जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स की, स्मार्ट सर्विसेज की एक नई सप्लाई लाइन दुनिया में बन रही है, वही नई मैन्युफैक्चरिंग है, वही भविष्य की, फ्यूचर की न्यू मैन्युफैक्चरिंग है। यानी आप ये मान के चलिए कि जो काम औद्योगिकीकरण के पहले दौर में कोयले ने किया था, जब कोयला निकलना शुरू हुआ था और उसके साथ इंजन बनने शुरू हुए और स्टीम आना शुरू हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई, जो काम दूसरे दौर में कंप्यूटर्स ने किया था, जो काम मदरबोर्ड्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ आया था, लगभग वैसा ही काम अब लिथियम, कोबाल्ट और ये तमाम जो अनोखे खनिज जिनका नाम हमने आपको बताया है, यही काम अब आने वाले समय में ये रेयर अर्थ के मिनरल्स करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी 3 ताकतें,
यूरोप, अमेरिका, जापान इन दुर्लभ खनिजों के मामले में पिछड़े हैं। इन तीनों बड़ी आर्थिक ताकतों के पास रेयर अर्थ या तो नहीं है, या रेयर अर्थ हैं तो इनकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नहीं है। और मजबूरी ये है कि इन सब को सेमीकंडक्टर चाहिए, इन सबको हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स चाहिए, इनको जो अपने भविष्य की तकनीकें जहाँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी ला के चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, उन सब के लिए इन्हें ये सारे खनिज चाहिए या इन खनिजों से बने हुए सामान चाहिए। सर, अमेरिका में इससे जुड़ा कोई कानून भी चर्चा में है? हाँ, अब अमेरिका की परेशानी बेहद ज़्यादा है। अमेरिका में एक तरफ से कानून बनाने की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ चीन को सहमत और राजी करने की कोशिश की जा रही है कि निर्यात पर प्रतिबंध न लगाया जाए, जो सामान आ रहा है वो आता रहे। अमेरिका में एक कानून आ रहा है जो देश के भीतर रेयर अर्थ की खोज यानी उसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा। यूरोपीय समुदाय तो अमेरिका से थोड़ा आगे है इस मामले में। यूरोपीय समुदाय एक पूरा कानून ही पारित कर चुका है जिसमें 34 खनिज और धातुएं शामिल कर दी गई हैं अलग से, जिनको रेयर अर्थ के तौर पर लिस्ट कर दिया गया है। जापान, अमेरिका और यूरोप को ये पता है कि जो स्थलीय इलाके में जो ज़मीन के इलाके में जितना भी दुर्लभ खनिज या रेयर अर्थ मौजूद है, इस पर तो चीन का कब्जा हो चुका है और उस कब्जे से उसे छुड़ाना मुश्किल काम है, असंभव है, क्योंकि सब जगह कंपनियां चीन ने कब्जा कर रखी हैं। तो अब कोशिश ये है कि समुद्री इलाके के भीतर, डीप सी के भीतर, सी बेड में जहाँ जहाँ रेयर अर्थ मिल सकती है समुद्र के भीतर से, वहाँ से रेयर अर्थ निकाली जाए। और इसके लिए अब दुनिया के देश, यूरोप के देश, खासतौर से यूरोप और अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देश आपस में एक दूसरे के समुद्री इलाकों में खनिजों की खोज के लिए समझौते कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर अभी पर्यावरणीय ज़रूरतों के कारण दूर रखा गया था कि वहाँ पर खनिजों की खोज के लिए ज़्यादा काम नहीं किया जाएगा। पर रेयर अर्थ की डिमांड इतनी है कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें अतिरिक्त स्रोत ढूंढने होंगे। ज़मीन के ऊपर जो इतने उपलब्ध थे वो तो मिल चुके हैं, लेकिन अब जब तक ये खनिज नहीं मिलते और जब तक ये जो नई समृद्धि दुनिया के देशों के पास नहीं आती, तब तक दुनिया के देशों को ये पता है कि उन्हें चीन का मोहताज रहना पड़ेगा। और इसलिए पिछले सप्ताह जब हमारी बात हो रही थी कुछ डिप्लोमेट से, तो उनका कहना यह था कि सारी चीज़ें किनारे हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते या दुनिया के कारोबारी रिश्ते इस बात से तय नहीं होंगे कि किस तरीके की पॉस्चरिंग की जाती है, किस तरीके का दिखावा किया जाता है, नाराज़गी का, गुस्से का, तनाव का। इस बात पर तय होगा कि चीन किसको किस शर्त पर रेयर अर्थ देगा, कितनी रेयर अर्थ देगा, और उसी आधार पर सेमीकंडक्टर चलेंगे, उसी आधार पर बाकी तकनीकें चलेंगी। और इसलिए चीन भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति, इससे पहले की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति चीन ने अपनी क्षमता से लीड की थी, अपनी कैपेसिटीज़ बनाई थी, जिनके आधार पर मैन्युफैक्चरिंग क्रांति हुई और चीन का सामान दुनिया में जा रहा था। अब दुनिया इस कड़वे सच को स्वीकार करने को तैयार है कि जो भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति है वो चाइना अपने रेयर अर्थ की जो मोनोपोली है, जो दुर्लभ खनिजों पे जो उसका अधिकार है, उसके जरिए उस मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को लीड करेगा और उसे कंट्रोल करेगा। बिल्कुल। इस इकोनॉमिकम में, इस अर्थात में जिन रेयर अर्थ का नाम सुना, मैंने तो नहीं सुना था। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो मैंने, हो सकता है आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई में नाम सुना हो, मैंने नहीं सुना। और उसमें फिर ऐसी रेयर अर्थ, पहली बात तो जो सुनने में ही रेयर है, उस पर भी फिर चीन का कब्जा, कैसे पूरी दुनिया की बड़ी बैठकों के केंद्र में ये मुद्दे आ रहे हैं और कैसे चीन का मोहताज पूरी दुनिया होती जा रही है, ये समझना। देखिए अर्थात में कितनी नए तरीके की बात आपको पता चली। अब आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब पर। सर, पहला सवाल है आदित्य जी का। आदित्य जी ये कह रहे हैं कि भारत में किन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावना है और सरकारों को पीएलआई योजना के अलावा और क्या करना चाहिए जिससे रोजगार बढ़े? बड़ा सवाल है। रोजगारों पर हम इकोनॉमिक में बहुत सारे एपिसोड अलग अलग तरीके से कर चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे ही दो क्षेत्र हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आप बेहतर देखें, इसमें कोई बड़ी आर्थिक गणित का हिसाब किताब नहीं। भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का है। स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज़्यादा रोजगार सर्विसेज सेक्टर से ही आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कितना भी निवेश कर लिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में कम है, और जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब तक क्रांति का चेहरा बदल चुका होता है। जब आप फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्री चलते चलते रोबोटिक्स आ जाता है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। भारत उन क्रांतियों में काफ़ी पीछे रह गया है। रोजगार बढ़ाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं भारत में लोगों की खपत बढ़ाकर ही हैं। वो सारे काम किए जाएं जिससे लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत कम हो सके और वो उन सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू करें जहाँ लोग काम करना चाहते हैं, जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। क्योंकि भारत इतनी बड़ी आबादी का बाजार है कि उसे केवल एम्पावरमेंट भी कर दिया जाए तो उन सर्विसेज में रोजगार की संभावना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। भारत की सरकारें लोगों को अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाती,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इतना टैक्स देने के बाद भी भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। मेट्रो आई तो कुछ शहरों में अभी तक केंद्रित है। इसी बाजार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण भारत में उबर और ओला ने आकर उस पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मार्केट में जो क्रिटिकल गैप था उसको भर दिया। और सबसे ज़्यादा रोजगार कोविड से पहले तक शहरों में कहाँ से आ रहे थे? कैब से आ रहे थे, क्योंकि लोगों के पास अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन पर निर्भरता अच्छी नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी, तो रोजगार वहाँ से आए जहाँ पर सरकारें वो सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल को देख लीजिए, जहाँ सरकार सेवा से बाहर निकलती वहाँ प्राइवेट सेक्टर आता और जॉब्स आने शुरू हो जाते। तो सरकारों को रोजगार के संदर्भ में नए तरह से सोचना होगा कि वो रोजगार के मार्केट को कैसे एम्पावर कर सकती हैं। ज़्यादा रोजगार भारत में मिलेंगे सर्विसेज से, और उन सर्विसेज में कम स्किल वाले लोग, औसत स्किल वाले लोग भी सामने लाए जा सकते हैं और उनको उसमें स्पेस मिल सकता है। तो लेकिन भारत की आर्थिक नीतियों के केंद्र में, शुभम, जो बात हम इससे पहले भी चर्चा में कई इकोनॉमिकम में बात कर चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर का में नहीं है। हम अपनी तरक्की कोई रोजगार से नहीं नापते। अमेरिका में कोई आंकड़ा नहीं देखा जाता, जॉब्स का आंकड़ा देखा जाता और पता चला जाता है कि इकोनॉमी बढ़ रही कि घट रही, कितनी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है। इसके आधार पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तरक्की का पैमाना नापा जाता है। हम अपने जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के रेशियो पर चर्चा नहीं करते। तो जब तक भारत की आर्थिक नीतियों के केंद्र में जॉब्स नहीं आएंगे कि जो 100 रुपये सरकार खर्च कर रही है उससे 10 रोजगार आ रहे हैं क्या? कोई कंपनी अगर 1 लाख करोड़ का कर्ज ले रही है तो उसके बदले वो कितने एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में? जब तक हम इस तरह से पॉलिसीज़ को केंद्रित करना नहीं शुरू करेंगे, ये रोजगार की पहली हल नहीं होगी। दूसरा सवाल सर वेद जी का है। वेद जी ये कह रहे हैं कि भारत में सरकारों को क्या अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाने के लिए टैक्सों में कटौती करनी चाहिए, और सरकार अपने खर्चे कम क्यों नहीं करती? दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई। भारत में सरकारें बहुत खर्च करती हैं, सबसे मतलब जिन सरकारें इतनी खर्चवीर हैं, इतनी खर्च बहादुर हैं कि वो उनके आप खर्चे, उनका पैराफिनेलिया, उनके पूरे सरकारी सिस्टम्स पर एक्सपेंडिचर देख लीजिए तो आपको दिखाई देगा कि अगर आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं तो इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि उस महंगे पेट्रोल डीजल के बदले आपको कोई बहुत अच्छी सेवा मिल रही है, क्योंकि जिस सड़क पर आप चल रहे हैं उस सड़क पर भी आप टोल दे रहे हैं। जिस पेट्रोल डीजल के पैसे से सड़क बनाई जा रही है उस पर सेस भी लगाया जा रहा है। ये कुछ अन्य ऐसी चीज़ों में खर्च हो रहा है पैसा जिसके जरिए जो बचाया जा सकता है। तो अगर सरकारें अपने खर्च को सीमित करें, अपनी जिम्मेदारियों तक ही खर्च करें तो टैक्स की ज़रूरत कम होगी। भारत में भारत दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाला देश है। सबसे ज़्यादा ऊंची टैक्स दरें भारत में खपत पर है। इनकम पर तो छोड़ ही दीजिए, खैर खपत तो सबके लिए, जो नहीं कमाता उसको भी खपत पर टैक्स देना पड़ता है। तो अगर खपत का टैक्स कम नहीं किया जाएगा, 28% 18% 12% दवाओं पर इतना टैक्स है, जरूरी दवाओं पर इतना टैक्स है, तो अगर टैक्स कम नहीं किया जाएगा तो लोगों के जेब में 4 पैसे नहीं बचेंगे। तो या तो लोगों की इनकम बढ़े या उनके खर्च की लागत कम हो। तो टैक्स में कटौती तो अनिवार्य है ही, और ये सरकार को पता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले हमेशा एक चर्चा चलती है कि क्या टैक्स की दर घटाई जानी चाहिए, लेकिन जीएसटी काउंसिल खत्म होने के बाद टैक्स की दर बढ़कर सामने आती है। उसकी वजह यह कि हर राज्य सरकार को पिछले साल के मुकाबले अगले साल और ज़्यादा पैसा चाहिए, चुनाव से पहले उसे और ज़्यादा ऐसे काम करने जिसके लिए पैसा खर्च करना होता है। तो सरकार का खर्च जिस अनुपात में बढ़ता जाता है, हमारी जेब में टैक्स वाल के सिस्टम का हाथ उतना ही गहरा पहुंचता चला जाता है। इधर सरकार अपना बजट बढ़ाकर ताली बजवाती है, उधर आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या खास है? इनकम की बात में खास इस बार एक नई सूचना आपके लिए। सूचना ये कि अगर आप मनी9 को अपने पुराने ऐप पर देख रहे हैं, खासतौर से एंड्रॉयड के लोग देख रहे हैं, तो उन्हें अब मनी9 का अपना ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। नया ऐप मनी9 का सुपर ऐप आ गया है। सुपर ऐप कई मायनों में सुपर है। इसके भीतर क्या क्या है इसे हम आपको अलग अलग बताएंगे, लेकिन तत्काल अभी अगर आपने मनी9 का ऐप अपडेट नहीं किया है तो अपने मोबाइल फ़ोन पर जाइए। कुछ पुराने वर्जन्स के फ़ोन पर आपको जाकर प्ले स्टोर में इसको रीइंस्टॉल करना होगा। उसमें आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, कुछ जानकारियाँ मांगी जाएंगी, जो दें तो ताकि हम आपके लिए और बेहतर ढंग से वो चीज़ें बता सकें जिनमें आपकी रुचि है। मनी9 का सुपर ऐप डाउनलोड करिए और वो एक्सपीरियंस लीजिए उस तरीके के कंटेंट का जिसकी ज़रूरत आपको जानने के लिए ज़रूरी है, आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए, आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए। तो आज से हम आपको सुपर ऐप के बारे में
हर बार कुछ ना कुछ बताएंगे कि इसमें नया क्या और खास क्या, और आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी तक किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं मिली थी। तो आज हम एक पहली चीज़ के साथ, अगर आप सुपर ऐप डाउनलोड करें तो आपको पता चलेगा कि पहला ऐसा ऐप होगा जिसमें आप वॉइस सर्च के जरिए कंटेंट ढूंढ सकते हैं। आप बोलें अपनी भाषा में, जिस भी भाषा में हो, 7 भाषाओं में ऐप है, बोलें तो आपको कंटेंट टाइप करने की ज़रूरत नहीं, वो कंटेंट या वो जो सूचना आप चाहते हैं या जिस शो को देखना चाहते हैं उसमें मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें सुपर ऐप में। तो सुपर ऐप मनी9 का डाउनलोड करिए, अपडेट करिए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए, अगर आपके पास ऐप है तो उसे अपडेट करिए। तो ये था आज का सबसे ज़रूरी बात, इनकम का ज्ञान। ही आप सुपर ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें अपनी भाषा में, नहीं पढ़ना जानते कोई बात नहीं, नहीं टाइप करना जानते कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप वॉइस में कहिए बीमा से जुड़ी खबर तो आएगी, आप कहिए बचत से जुड़ी खबर तो आएगी, आप कहिए म्यूचुअल फंड से जुड़ी खबर तो आपको मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, किताब के बारे में और बता दीजिए। कई किताबें इस दौरान चर्चा में आई, पढ़ने में आई। एक किताब जो हम थोड़ी सी अलग किस्म की किताब है जिसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प किताब है। ये किताब जोशुआ फॉर की किताब है, थोड़ी सी पुरानी किताब है लेकिन कभी मैंने सुनी थी पर मुझे नहीं मिली। इस किताब का नाम है मून वॉकिंग विद आइंस्टीन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमेंबरिंग एवरीथिंग। बेहद ही दिलचस्प किताब है कि आप चीज़ों को कैसे पढ़कर आंकड़ों को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं और उनको एनालिसिस कर सकते हैं। बेहद दिलचस्प ढंग से दुनिया में मेमोरी पावर के लोगों के आसपास लिखी गई ये किताब है। अगर आपको ब्रेन पावर पर, मेमोरी पावर पर, चीज़ों को समझने और जानने में एनालिसिस में कैसे से उनका इस्तेमाल किया जाए तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। और एक और दूसरी किताब में, 2 किताबें आज बताना चाह रहा था। एक किताब और है जो भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आर्य माशलेकर, उनकी किताब एक आई है जिसका नाम है एक्स्ट्रोप्रोवमेंट। ये बेहद दिलचस्प किताब है। ये किताब विज्ञान के माध्यम से ये बताती है, साइंस के माध्यम से, क्योंकि वैज्ञानिक हैं, बहुत दिलचस्प ढंग से ये किताब बताती है कि इंडस्ट्रीज़ में आने वाले समय में कौन सी चीज़ें बदल जाएंगी, कौन सी चीज़ें क्रांति के तौर पर आएंगी और कैसे उद्योग अपनी पुरानी चीज़ों के साथ बदलकर नए तरीके की चीज़ें सामने लेकर आएंगे, जिससे एक एक्सपोनेंशियल इम्प्रूवमेंट हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में दिखाई देगा। तो ये 2 किताबें, इनमें से जो भी मन हो उसे आप खरीद के पढ़ सकते हैं। हमें बताएं कमेंट करके कि किताब कैसी लगी आपको और आपने उसमें क्या जाना। चलिए, तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने सुझाव, अपने सवाल ज़रूर भेजिए। अगले शो में आपके सवाल लेंगे। और ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इकोनॉमिकम के नियमित दर्शक हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपको इकोनॉमिकम पहले ऐप पर मिलता है, यूट्यूब पर 1 हफ्ते बाद आता है। तो सबसे आगे रहिए मनी9 के सुपर ऐप के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।